इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एग्रीकल्चर का टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अब तक फिज़िकल डिटर्मिनेंट्स यानी कि फिज़िकल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और आज चौथा डिटर्मिनेंट दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आप सीड की बात करेंगे, फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे, पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे और वहीं पर आप बात करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन की। इस चैप्टर में आज जब हम शुरुआत सीड से करेंगे तो सीड का इंडिविजुअल टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। पहले आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में बताया जाएगा, इसके बाद आपको सीड प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जिसमें ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको सीड के लिए कौन सा कानून है 1966 का जिसके तहत हम हमारे देश में सीड प्रोडक्शन करते हैं, सीड्स का प्रोडक्शन रेगुलेट होता है, उसके विषय में लगातार सुधार को लेकर के संसद में जो अमेंडमेंट्स के लिए कानून आए, उस कड़ी में जो रिसेंटली 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट सीड बिल लेकर के आई, उस बिल के क्या प्रोविजंस है, द बिल हाईलाइट्स हम करेंगे और उस पर किसानों का, एक्सपर्ट्स का क्या विरोध था जिसके कारण ये कानून की शक्ल नहीं ले पाया, ये बिल एक्ट नहीं बन पाया, लेकिन ये मांग है इंडस्ट्री की। भारत में सीड से एसोसिएटेड किसानों की मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ क्या लड़ाई है, चाहे वो पेटेंट की लड़ाई हो, चाहे अपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले सीड अगेन एंड अगेन जो किसान इस्तेमाल करता है उनके इस्तेमाल करने पर एमएनसीज़ के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज़ करना, ऐसे में कोर्ट में जाना, पेटेंट्स को लेकर के लड़ाई होना, इन चीज़ों पर सरकार का क्या रुख है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, कंपनियों का क्या कहना है और सीड क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के क्या पॉजिटिव्स हैं और उनको अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। इन सारे विषयों पर सीड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि खेतीबाड़ी से, उसके प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन से, किसान के विकास से जोड़ करके अगर हम देखें, रिसर्च एंड इनोवेशन से अगर हम जोड़ करके देखें खेतीबाड़ी को, तो सीड एक बहुत ही सेंट्रल एंड की रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इसे बहुत ही कंटेम्प्रेरी सेंस में स्टडी करेंगे जैसी ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट दैट इज़ द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज़ द सीड्स। बीज की बात करेंगे हम। जब हम बीज की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कशन शुरू करेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से। हम सही मायने में 1960s के डिकेड में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से जुड़े हुए प्रोग्राम्स देखेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे, इसलिए अब आगे जो चर्चा होगी मेनली वो इन्हीं सीड से जुड़ी हुई होने वाली है। जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करते हैं तो ये सीड्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, वो समझ आता है जब हम इनके एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सबसे पहला जो इनका मेन एट्रीब्यूट है वो यही है कि इनका जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का होता है कि ये पर यूनिट ऑफ लैंड पर ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है, नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो मतलब ये आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा काउंट होगी क्योंकि ये पहले के मुकाबले उस फसल को ज़्यादा मूल्य के रूप में आपको उपलब्ध करा के देते हैं। प्रोडक्टिविटी हम इस मैनर में देखते हैं कि पर यूनिट ऑफ इनपुट की कॉस्ट पे पर यूनिट ऑफ आउटपुट की प्राइस आपको क्या मिली है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्टिविटी, कीमत से जुड़ा हुआ काम, द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, इट्स द प्रोडक्टिविटी। और यील्ड जब आप बात करते हैं तो तब आप पैदावार की बात करते हैं, तो तब आप देखते हैं कि पर यूनिट ऑफ लैंड पर हमें ग्रेन्स का अमाउंट कितना मिला। और जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तब आप ये देख रहे हैं कि हमें जो ग्रेन्स मिले हैं जिस अमाउंट में, उन ग्रेन्स की मार्केट में वैल्यू क्या मिली, कीमत क्या मिली, हमने कितनी कीमत लगाई उस खेती के लिए और हमें कितनी कीमत बाद में हासिल हुई बाज़ार से, वो प्रोडक्टिविटी होगी आपकी। पर यूनिट ऑफ लैंड पे आपने कितनी यील्ड अटेन की, वो आपका प्रोडक्शन हो गया।
तो इस हिसाब से हम उसे यील्ड भी कह देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं उनका जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो ये है कि इन्हांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, सबसे पहला। सेकंड इज एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। तो मतलब जो अदर इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के या अदर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये उनकी एफिशिएंसी को भी बहुत बढ़ा देता है। मतलब वो भी बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज होते हैं फिर फार्मिंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि इस जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं इनकी इरिगेशन को लेके, पानी को लेकर के, फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, पेस्टिसाइड्स को लेकर के जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर के आइए और जो अप्रोप्रिएट अमाउंट में उसे जो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और पानी चाहिए, इरिगेशन, वो आप उसे दीजिए तो ज़बरदस्त यील्ड आपको रिसीव होगी। सो दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स ऑल दीज अनदर इनपुट्स, सो दैट आप उन इनपुट्स को बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई उन इनपुट्स की भी फार्म यूज़ एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये एक एट्रीब्यूट है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। अगला है हाई ग्रेन स्टॉक रेशियो। तो ग्रेन स्टॉक रेशियो ज़्यादा रहता है इसमें, मतलब जो स्टॉक है, जो पौधे का तना है, वो उसके मुकाबले जो उस पर झाड़ आया है, यानी कि जो ग्रेन्स आए हैं, तो अल्टीमेटली आपको खेतों में स्टॉक कम दिखेंगे, झाड़ ज़्यादा दिखेगा, ग्रेन्स ज़्यादा दिखेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के पहले का सिनेरियो ये था कि एक स्टॉक पर मान लीजिए 10 दाने आते थे, 10 ग्रेन्स, तो आपको अगर 100 ग्रेन्स चाहिए तो आपको 100 स्टॉक्स लगाने होंगे। तो ग्रेन टू स्टॉक रेशियो वाज वेरी लेस। पर स्टॉक कितना ग्रेन आ रहा है, बहुत लेस था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि एक स्टॉक पे 100 या 110 दाने आने लग गए, तब आपको 100 दानों के लिए, 100 ग्रेन्स के लिए एक ही स्टॉक लगाने की ज़रूरत है, 10 स्टॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 पौधे मत लगाइए आप। तो इसकी वजह से एक स्टॉक पर दानों का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेन टू स्टॉक रेशियो इज़ हाई, तो झाड़ ज़्यादा आता है। इसलिए पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड पे आप ज़्यादा झाड़ ले पा रहे हैं ना। पहले उसी ज़मीन में जितने पौधे लगा रहे थे, हर पौधे पे 10 दाने आने के कारण जो टोटल प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। अब हर पौधे पर 100-100 दाना आ रहा है, तो उसी ज़मीन से आप पहले से कई गुना ज़्यादा यील्ड ले पा रहे हैं और अल्टीमेटली फिर वैल्यू भी ले पा रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। तो इसी सेंस में हम फिर कह रहे हैं कि अदर इनपुट्स जो हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स हैं, पानी है, वो फिर और एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ है। इसका मतलब ये है। सो जो सी पॉइंट था वो था हाई ग्रेन स्टॉक रेशियो। नेक्स्ट इज़ द फोटो पीरियड इन सेंसिटिविटी एंड शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी। इन सेंसिटिव आप इसे सनलाइट को लेकर के कुछ ऐसा मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबे समय की डिपेंडेंस ऑन द फोटो पीरियड या सनलाइट की इसे नीड नहीं रहती। ये इस तरह से बनाए जाते हैं। इनकी जो इन पौधों की जो बॉडी रहती है, जो इनकी फिजियोलॉजी रहती है, वो कुछ इस तरह की रहती है कि वो इनके एंड को, इनके एम को अचीव करा के दें, और वो है ज़्यादा झाड़ कम समय में। अब वो कैसे होता है कि इनके पत्ते ब्रॉड होंगे, तो पत्ते ब्रॉड होंगे तो वो कम समय के अंदर भी ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर लेंगे और एम्पल अमाउंट में फ़ोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसके लिए इन्हें जो फ़ोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है वो अमाउंट अचीव करने के लिए ज़्यादा लंबे दिनों तक फ़ोटो सेंसिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, लाइट के प्रति झुकाव करने की ज़रूरत नहीं है। कम समय के तहत भी ये चौड़े पत्ते होने के कारण उतनी लाइट रिसीव करते हैं, जिसके कारण जितना फ़ोटोसिंथेसिस होना चाहिए उतना होता है, पौधा अपना भोजन बना लेता है। ये पहली इनकी खासियत है। दूसरा ये है कि इनका जो स्टॉक है उसका जो कद है, उसकी ऊंचाई है ज़मीन से, वो बहुत कम रहती है। ये ड्वार्फ वैरायटीज़ होती हैं, बौने पौधे होते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि भारी झाड़ अगर हो रहा है, ज़्यादा ऊपर ग्रेन्स आ रहे हैं, तो पौधे का कद छोटा है, अगर हाइट कम है, लेंथ, तो वो उस झाड़ को संभाल लेगा। लंबा होगा तो टूट जाएगा, छोटा कद होगा तो संभाल लेगा। और दूसरा,
अगर किसी भी तरह की टर्बुलेंट कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं कि आंधी तूफान चल रहा है, तो फसल बिछेगी नहीं, गिरेगी नहीं, संभली रहेगी, खड़े रहेगी, क्योंकि फसल बिछ जाए, गिर जाए तो एक ही साइड सन को फिर एक्सपोज होगी, तो फसल के पकने में, सनलाइट रिसीव करने में, भोजन बनने में फ़र्क आ जाएगा पौधे में, तो क्रॉप की यील्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बहुत। इसी कारण से इसको ड्वार्फ वैरायटी के रूप में विकसित किया जाता है कि इसकी कद, इसकी ऊंचाई बहुत नीची रहती है और नीची रहने के कारण ज़्यादा झाड़ बेयर कर लेता है क्योंकि स्टेबल रहता है और आंधी तूफान से भी इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो इसमें किए गए हैं, जिसके कारण ये वो रिज़ल्ट्स देता है जैसे रिज़ल्ट्स के लिए इसे बनाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो वो बताया गया है कि इट्स अ फोटो पीरियड इंसेंसिटिव एंड शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी। शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी जल्दी हो जाने के कारण इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं सेम खेत में। तो आप डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी का ये फ़ायदा है आपके पास। और दूसरी, क्योंकि मैच्योरिटी शॉर्ट पीरियड में हो रही है, तो इसका मतलब आपने फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स और जो पानी इस्तेमाल किया वो बड़ा एफिशिएंटली यूज़ हुआ। कहाँ तो वो इस्तेमाल हो करके झाड़ भी कम आना था, फसल भी लंबे समय तक, तो लंबे समय तक पानी लगाना पड़ना था, लंबे समय तक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। अब अगर बहुत शॉर्ट पीरियड में मैच्योर हो रही है तो उतने कम समय के लिए ये सारी चीज़ें डालनी पड़ रही, तो मतलब बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं। तो इन सब कारणों से मोटा मोटी ये कारण हैं जिनके कारणों से हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अपनाया, और भी बहुत से कारण हैं वो हम समझेंगे। हमारे देश के अंदर जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है ये 1966-67 में लॉन्च हुआ, और उस समय में लगभग 6 क्रॉप्स इसमें इन्वॉल्व थी जिनको लेकर के डिफरेंट एरियाज़ में पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए गए और एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया। राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मक्की यानी कि मेज़ और रागी, तो इन फसलों को आरंभिक तौर पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया। ज़्यादातर राइस और वीट ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के रूप में तरक्की कर पाए, लेकिन तब से लेकर के देश के अंदर इन फसलों के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है, और जो एरिया अंडर दीज क्रॉप्स है उन क्रॉप्स में लगभग 4/5 एरिया अंडर द हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स ही हैं। ये जिन फसलों की मैं बात कर रहा हूँ, इन फसलों के अधीन भारत में जितना एरिया है वो उस एरिया का लगभग 4/5 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्रॉप्स के अंदर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरियाज अंडर दीज क्रॉप्स enjoys the facility of high yielding variety seeds। ओके, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो हमारे सामने ये विचार आता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो आए हैं, क्या है महत्व सीड्स का, ये कहाँ से आए हैं, कैसे काम होता है, मतलब ये कोई इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सीड्स हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सीड्स था ये उनसे अलग हैं, तो ये कैसे काम होता है, सीड प्रोडक्शन मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। अब करेंटली हमारे देश में जो काम कर रहा है सीड प्रोडक्शन सिस्टम, इवन दुनिया भर में ये सीड प्रोडक्शन सिस्टम काम करता है, वो कंसिस्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड्स, फाउंडेशन सीड्स एंड सर्टिफाइड सीड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब जो सीड प्रोडक्शन सिस्टम होता है देश का, उसमें आप इन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, ब्रीडर सीड्स बनाने, फाउंडेशन सीड्स बनाने और सर्टिफाइड सीड्स बनाने। हालांकि ब्रीडर सीड से पहले न्यूक्लियस सीड्स भी होते हैं और फाउंडेशन सीड्स के बाद रजिस्टर्ड सीड्स भी होते हैं, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, 3 सीड्स का जिक्र किया गया, हम तीनों की ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ब्रीडर सीड्स की। ये ब्रीडर सीड्स क्या होते हैं? ये जब जो सीड प्रोडक्शन चेन है जिसमें आप अंततः उस सीड को पा जाएंगे जो सीड खेतों में फसल के रूप में उगाया जाएगा, उस सीड तक पहुँचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, और उस स्टेप में जो स्टेजेस में जो शुरुआती स्टेज है, शुरुआती स्टेप है, वो ब्रीडर सीड पैदा करना है। तो एक्सपर्ट, टेक्निकली एक्सपर्ट प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जिन लोगों को इस बात की नॉलेज है, जो ये काम कर सकते हैं, जो प्लांट्स को ब्रीड करना जानते हैं, पौधा तैयार करना, उगाना जानते हैं, तो वो प्लांट ब्रीडर्स अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द अथॉरिटीज़, जो कोर प्लांट है, जिस प्लांट से उन्हें आगे अपनी नस्ल बढ़ानी है पौधे की, उस कोर प्लांट से पहला शुरुआती तौर पे एक पहला सीड तैयार करते हैं। उस कोर प्लांट से एक पहला सीड तैयार करते हैं, पहला पौधा तैयार करना है उन्हें।
तो वो आपने प्लांट ब्रीडर ने सीड ब्रीड किया है। इट्स अ सीड जो आपने ब्रीड किया, प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किया गया, ये ब्रीडर सीड है। ओके, इसमें जो उस फसल का जो भी जेनेटिकल मेकअप है वो 100% इंटैक्ट है इस सीड में। तो जेनेटिकली ये सीड 100% प्योर होता है। जो भी उस क्रॉप का फिज़िकल गेटअप है, मेकअप है, फिज़िकली भी ये सीड 100% प्योर होता है। तो एक्सपर्ट्स की देख रेख में, एक्सपर्ट्स ही के द्वारा आप बीज तैयार करते हैं। जिस भी किसी फसल से जुड़ कर के आप आगे अब बढ़ना चाहते हैं, आप ये तय करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि अब हमें हमारे आने वाले दिनों में जो हम एंड रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्रॉप के केस में, उससे जुड़ा हुआ जो हमने कोर प्लांट है, कोर क्रॉप है, उसका हमने जेनेटिकल मेकअप स्टडी कर लिया है और उससे हमने ये पहला बीज यहाँ पे तैयार किया है। ये ब्रीडर सीड है जिसमें 100% जेनेटिकल एंड फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटैक्ट। इसको फिर आगे यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फाउंडेशन सीड। तो ब्रीडर सीड से आगे फाउंडेशन सीड तैयार किए जाते हैं, मतलब ब्रीडर सीड्स को आगे मल्टीप्लाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। इवन प्राइवेट प्लेयर्स को भी परमिशंस है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन, अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वो अब आगे फाउंडेशन सीड बनाने का काम करेंगे। तो ब्रीडर सीड्स को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और अब जो सीड तैयार हो रहे हैं ये फाउंडेशन सीड्स हैं। ये नेक्स्ट स्टेज है सीड प्रोडक्शन चेन में। फाउंडेशन सीड में ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि 99.5% या 100% जेनेटिक मेकअप स्टिल इंटैक्ट है, इट इज़ स्टिल इंटैक्ट। और आप फाउंडेशन सीड, एक ब्रीडर सीड आया आपके पास, अब आप उससे आगे सीड्स बना रहे हैं, ये फाउंडेशन सीड हैं। क्यों इन्हें कहा गया है ये फाउंडेशन सीड है? क्योंकि ये आधार बनेंगे आगे उन सीड्स के विकास के लिए जो सीड्स हम किसान को दे देंगे खेतों में लगाने के लिए। ओके, तो फाउंडेशन सीड इसलिए नाम इसका पड़ता है द फाउंडेशन सीड। आपने ब्रीडर सीड लिया, फर्स्ट स्टेज का सीड लिया आपने, उसे फिर अब आपने मल्टीप्लाई किया, लगाया, देखा, आपकी लैब्स हैं, आपके लैब के अंदर आने वाले खेत हैं, उनमें लगाया आपने, ऑब्जर्व किया सारा, और आपने उसका जेनेटिक मेकअप देखा और आपने देखा कि येस इट इज़ 99.5 100% इंटैक्ट है, ओके है। तो जेनेटिक प्योरिटी इज़ ऑलवेज देयर, ऑलमोस्ट देयर। तो उस हिसाब से नाउ यू आर डिसाइडेड कि ओके अब हम इसे एज अ फाउंडेशन सीड ट्रीट करेंगे। तो वहाँ से कुछ निकाले फाउंडेशन सीड उन्हें दे दिए, कुछ इनको दे दिए, कुछ इनको दे दिए और उनको बोला कब इनसे आप सब बड़े तादाद में पूरे देश भर के किसान के लिए सर्टिफाइड सीड बनाइए। अब तो अब अगला साइकिल स्टार्ट, अगली स्टेज की, अब इनको फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, फाउंडेशन सीड को आगे फर्दर मल्टीप्लाई किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जेनेटिक मेकअप मेंटेन रखा जाए। और हर स्टेज में आप हल्की सी वो चीज़ें तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपने जो ब्रीडर सीड के तौर पे आपने बीज छांटा ही वैसा था कि उन्हीं चीज़ों को तराश रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जो क्वालिटीज़ आपको उस पौधे में चाहिए। और वो क्वालिटीज़ ये है कि वो पौधा जो है वो, आपकी कोशिश ये है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट रहे, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स करे अदर इनपुट्स को, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और वाटर को। ये क्वालिटीज़ आप उसमें तराशते हुए उसे आगे ले जा रहे हैं। इन्हें मेंटेन रखना ज़रूरी है और वो मेंटेन रह रही हैं। तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एक आदमी को ये कहा गया है कि तुमको एक बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम बनानी है, और अब खिलाड़ियों की, बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम बनानी है तो फिर टीम तो इंसानों की बनानी। तो वो किसी ग्राउंड में विज़िट कर रहा है और बहुत सारे लोग उस ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, रैंडमली खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और टीम बनानी है फुटबॉल की आपको। तो उनमें से आपने ध्यान से नोटिस किया, कद काठी देखी, थोड़े दिन बैठ के स्टेमिना ऑब्ज़र्व किया, फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑब्ज़र्व की, एजिलिटी नोटिस की, ये सारी चीज़ें नोटिस की और उसको आपने साइड कर लिया कि इधर हो जा, साइड हो जा।
अब बतौर कोच आप इसे शुरुआती चरण में, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में, आगे के खिलाड़ियों के रूप में इसे ब्रीड करना शुरू करेंगे। इसको भोजन देना, इसको सनलाइट वैसा देना, जैसा पौधे के लिए सनलाइट है, वैसा भोजन है, वैसा माहौल है, वैसा टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ के हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे। वो भीड़ अगले दिन भी वहाँ खेलने आई है और वो भीड़ उसके अगले दिन भी वहाँ खेलने आएगी, लेकिन इसे आपने साइड निकाल लिया, अलग कर लिया, और अब आपकी कोशिश है कि इसे मुझे तैयार करना है आगे के खेल के लिए। तो इसको आपने छांट लिया कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, और जैसे ही इसको छांट लिया, इसे अब पता है कि मुझे आगे किस दिशा में बढ़ना है, तो एवरी डे अब ये उसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये ब्रीडर सीड है। अब जब ये क्लियर हो गया कि हाँ, इसमें वो लक्षण, इसमें वो गुण सारे हैं इस सीड में जो हमें आगे अच्छी नस्ल की फसलों, अच्छी नस्ल के बीजों में चाहिए, जिससे हम बेहतरीन फसलें करें, वो सारे हैं इसमें। इसका जेनेटिक मेकअप इज़ 100% करेक्ट, इसका फिज़िकल मेकअप इज़ 100% करेक्ट, इट इज़ ओके। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब एक सीड से तो नहीं होगा, इससे तो हमें बड़ी तादाद में, हमें कितने सीड्स चाहिए देश भर के लिए। अब हम इससे फिर इसी से इस अगले फाउंडेशन सीड बनाएंगे, इसी में से निकालेंगे। अब जब हम इसी में से निकालेंगे तो इसी बीज को हमने लगाया तो एक पौधा हुआ, उसमें कई बीज और आए। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो हम बीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी पिछले वाली गुण आगे आ जाएं, रास्ते में कहीं छूट ना जाएं, लूज़ ना हो जाएं, कहीं लॉस ना हो जाएं। तो इसी खिलाड़ी से हमने थोड़े आगे के खिलाड़ी निकाल लिए, और हमने जब उनको स्टडी किया तो हर इंडिकेटर पे लगभग आए इसके बराबर। वो सही है, जो क्वालिटीज़ हम तराशना चाहते थे वो उनमें आ गई हैं। अब इससे तो बात नहीं चलेगी, देशव्यापी स्तर पर हमें हर रीजन के लिए टीमें बनानी है। तो अब ये जो निकले हैं, इनमें से आगे ये फाउंडेशन बनेंगे पूरी पैन इंडिया लेवल की अलग सारी टीमें बनाने के लिए, फिर ही कंपटीशन कराएंगे। अब उनमें से हमें फिर आगे सर्टिफाइड सीड बनाने हैं, तो उसमें भी हमें देखना होगा कि क्वालिटी ट्रांसमिट हुई आगे कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हुई कि नहीं, तो वो ध्यान रखेंगे। और ऐसे में फिर वो जब खिलाड़ी सारे बन जाएंगे, हर राज्यों को दे देंगे कि लीजिए आपकी टीम तैयार, मने किसानों को दे देंगे। तो इस तरह से पहली स्टेज इन द सीड डेवलपमेंट चेन इज़ द ब्रीडर सीड, सेकेंड चेन इज़ द फाउंडेशन सीड, एंड थर्ड वन इज़ द सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड का ही प्रोजेनी है, उसी की संतान है, उसी का डिसेंडेंट है। सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी है, वो उसी का डिसेंडेंट है, वो उसी की संतान है, उसी का वंशज है। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस होती हैं। सर्टिफाइड सीड्स आप देश भर के किसान को देते हैं, अब वो उस सीड से आगे फसल बनाएगा, उसे क्रॉप बनानी है तो वो क्रॉप के लिए यूज़ करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैकेनिज़्म रहता है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस होती है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके तहत ये बीज तैयार होते हैं, और डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ हैं जो सीड्स को सर्टिफाई करती हैं। ब्रीडर सीड के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए, सर्टिफाइड सीड्स के लिए पैकेट्स जो बनते हैं उनकी अलग टैग है, उनका अलग टैग है। हम वो टैग, कलर्स और इन चीज़ों की तरफ अभी नहीं जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। जैसे हरा रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग, इस तरह के टैग हैं जिससे पता लगता है ये कौन सी स्टेज का सीड है। तो देयर आर अथॉरिटीज़ जो सर्टिफाई करती हैं सीड को ऑन सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर वो उन पर मोहर लगती है कि ये सर्टिफाइड है, और फिर वो किसानों तक जाते हैं। अगर कभी गलती से सीड्स में कोई कमी रह गई या कोई समस्या आ गई, लोगों के शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है, मौतें भी हो सकती हैं, बीज विषैला हो सकता है, भोजन विषैला हो जाएगा, पॉइजनस, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में प्रॉब्लम आ सकती है, जो जीव जंतु उस बीज को फीड करेंगे, क्रॉप फेलियर हो सकते हैं पूरे के पूरे ही, आपका देश पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है एक ही बार में, कि देश भर के किसान की फसल फेल हो गई पूरी तरह से। इसलिए सीड एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इट्स नॉट दैट ईजी मैटर। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी थी कि देर इज़ करेंटली वी फॉलो दिस सीड प्रोडक्शन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ production of breeder, foundation and certified seeds and their distribution. Breeder seeds represent the first stage of quality seed development and are prepared by ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research, and some selected agricultural universities. Second, the foundation seeds. It is the second stage
of seed production chain and are produced from the breeder seeds. Foundation seeds produced by National Seeds Corporation founded in 1963. ठीक है, NSC, National Seeds Corporation, and some selected agricultural universities. Next one is the certified seeds. ये this is the ultimate stage in the seed production chain and is the progeny of foundation seeds. और ये सीड्स आप दे देते हैं देश भर के किसानों को कि वो खेती बाड़ी करें. तो इस तरह से ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड्स आपको दिखेंगे. हमारे देश के अंदर जो ये सीड प्रोडक्शन सिस्टम है, सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम है, एवरीथिंग इट इज़ रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट्री लॉ. देश की संसद में बने कानून के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, जिसके तहत 1966 में देश में द सीड्स एक्ट 1966 आया. सो द सीड्स एक्ट 1966 प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ क्वालिटी सीड्स. जो सीड्स हमें किसानों को देने हैं लगाने के लिए, ये उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये कानून, जिसके तहत हम क्वालिटी सीड्स को रेगुलेट करते हैं. अब उसमें समय बदला, आगे बढ़े. 2004 में राज्यसभा में बिल पेश किया गया. वो बिल पेंडिंग ही आज दिन तक पार्लियामेंट की कंसिडरेशंस के लिए पास नहीं हो पाया, जिसमें कुछ सुधार रखे गए सीड्स के क्षेत्र में, कंपटीशन बढ़ाने को लेकर के, क्वालिटी और इम्प्रूव करने को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स लगाए जाएं, इस प्रोविज़न को इंश्योर करने को लेकर के, किसान अपने ट्रेडिशनल सीड्स भी इस्तेमाल कर सके, उसे उस पर अधिकार मिले, इन प्रोविज़न्स को लेकर के तमाम विषयों पर बातें रखी गई थी. लेकिन चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई. समय आगे बढ़ा. देश की सरकार का ये दावा था कि हमें, अगर हमारे देश में यील्ड उस लेवल की अटेन करनी है जो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ अटेन कर रही हैं, चाहे वो चाइना है, तो अगर हम उस लेवल की यील्ड पे जाना चाहते हैं, हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कराना चाहते हैं, अगर हम हमारे फार्मर की इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करके उसकी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, और देश के लेवल पर हम डाइवर्स रेंज ऑफ क्रॉप्स चाहते हैं, हम पहले से कई गुना बेहतर ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट चेंज में आ रहे बदलावों के प्रति रेजिस्टेंट, पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स चाहते हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो हमें सीड लेवल पर वर्क करना पड़ेगा. सीड के लेवल पर अगर हम वर्क करते हैं तो हमें सीड क्वालिटीज़ को कुछ इस तरह से इम्प्रूव करना है कि ये सारी चीज़ें हम अचीव करें. और इसके लिए ज़रूरी है इनोवेशंस हों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सीड की फील्ड में, और उसके लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन हो. तो सीड की फील्ड में कंपटीशन को प्रमोट करना ज़रूरी है, तभी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस एग्जिस्टेंस में आएंगी. प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें आने दिया जाए ताकि कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इंड्यूस हों और चीज़ें में बदलाव आए. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसानों को और बेहतर क्वालिटी का सीड मिले, प्रोडक्टिविटी और बढ़े, प्रोडक्शन और बढ़े, यील्ड पहले से ज़्यादा आए, किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, उसके इनपुट्स कम लगें पहले के मुकाबले, किसान को फसलों पर होने वाले नुकसान कम हो जाएं जो बीमारी, मौसम के बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं, किसान की सीड की क्वालिटी, फसल की क्वालिटी का न्यूट्रिशन वाइज पहले से ज़्यादा अच्छी आए ताकि उसको बाज़ारों में अच्छी कीमत, अच्छा मूल्य मिले. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करके सरकार का दावा था कि हम ये बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको वो सीड बिल कहते हैं, जो 1966 के सीड एक्ट को और 1968 के सीड रूल्स को रिप्लेस करेगा और आज के समय की ज़रूरतों को सर्व करेगा. और सरकार का 2019 में जब ये सीड बिल सरकार ने ड्राफ्ट किया और इसे पब्लिक किया, तो सरकार का एजेंडा उस समय था कि हम इसे उस समय के पार्लियामेंट के विंटर सेशन में प्रेजेंट करेंगे. लेकिन जब ये सीड बिल जनतक हुआ, जनता में आया, इसका ड्राफ्ट आया जब, तो किसान संगठनों की तरफ से इसका विरोध हुआ. और उस समय में आप जानते ही हैं कि 3 कानूनों का दौर चल रहा था, जो 3 कानून लाए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ के अल्टरनेटिव भी कोई मार्केट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, उस चीज़ से जुड़ा हुआ, और फिर कितनी फसल स्टॉक करके रखी जा सकती है, होल्ड करके रखी जा सकती है, उसकी लिमिट से जुड़ा हुआ कानून. तो ये 3 विषयों में जो कानून उस समय में आए, इसका किसानों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया. इसके साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में भी संशोधन से जुड़ा हुआ कानून लाया गया था, पावर सेक्टर, और साथ में ही ये सीड बिल भी ड्राफ्ट हुआ था उस समय में.
तो ये कुछ 4-5 क्षेत्रों में सरकार तब कानून ला करके बदलाव लाना चाहती थी, क्योंकि सरकार का दावा ये था कि ढांचागत बदलाव चाहिए खेती बाड़ी को। अगर देश में रूरल इनकम को इन्हांस करना है, अगर इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है कि जिस लेवल की जीडीपी आ गई है बस अब बहुत है, आगे चाहे डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट ही होती रहे, ऐसा नहीं चाहता इंडिया। और आने वाले समय में युवाओं के लिए नौकरियां अगर पैदा करना चाहता है तो गाँव को केंद्र बनाना पड़ेगा। और गांव की अर्थव्यवस्था शुरुआती तौर पर तो एग्रीकल्चर पर टिकी है। तो जैसा चीन ने किया कि उसने सक्सेसिवली रिफॉर्म्स इंड्यूस किए, उसने पहले ग्रामीण क्षेत्र में खेतीबाड़ी के क्षेत्र में रिफॉर्म्स ला करके, मॉडर्न रिफॉर्म्स ला करके पहले खेतीबाड़ी को दुरुस्त किया, मजबूत किया, किसानों को एम्पावर किया, और फिर जब वो प्रफुल्लित हुए, उन्होंने मांग पैदा की, तो फिर ग्रामीण इलाकों से ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उसने सपोर्ट किया। तो इसी तरह से अगर हम सही मायने में देश में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एक बेहतर आयाम छूना चाहते हैं जीडीपी के क्षेत्र में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, और मुकाबला करना चाहते हैं विश्व की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का, तो इतना बड़ा जो पोटेंशियल अभी तक अनलीश ही नहीं हुआ है रूरल इंडिया का, वो करना ज़रूरी है। तभी रोज़गार दिए जा पाएंगे, तभी जीडीपी ग्रोथ उस लेवल तक पहुंचेगी जो डबल डिजिट ग्रोथ आप चाहते हैं, तभी इन्फ्लेशंस भी कंट्रोल होंगी और रूरल डेवलपमेंट होगा। रूरल डिमांड अर्बन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेगी। ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पहले किसान बेहतरी अचीव करें, किसान मजबूत होना चाहिए, और मजबूती में आर्थिक मजबूती में मैटर कर रही है यहाँ पे। तो इसलिए 5 क्षेत्रों में बड़े बड़े कानून ला करके ढांचागत बदलाव करने का, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का गवर्नमेंट का उस समय में एजेंडा था कि ये बॉटलनेक्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी को, नए टेक्निकल नो हाउ को, नए बीजों को, नए खेती के तरीक़ों को, उद्योग धंधों को खेतों के किसानों के नज़दीक नहीं जाने दे रहे, ये अड़चनें। तो इन अड़चनों को पहले दूर किया जाए, तब ये चीज़ें खेतों तक जाएंगी, किसानों तक जाएंगी, फसलों तक जाएंगी, और फिर बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। पर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, किसानों के अपने मुद्दे थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, उनकी अपनी एप्रीहेंशंस थी। उन्होंने लगातार सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से, अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से रखनी चाहिए, और उसके बाद सरकार को जैसा सही लगा सरकार ने वापस ले लिया वो कानून। चीज़ें तब की तब लटकी हुई हैं, अभी तक ये कुछ हुआ नहीं इस क्षेत्र में। लेकिन हम सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज समझें, सारी डिबेट समझें, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ड्राफ्ट बिल को स्टडी करें, क्योंकि वो बिल उस समय तक की इंडस्ट्री का व्यू क्या है, किसान का व्यू क्या है, सरकार का व्यू क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो क्या है, उसे रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उस पर बेस सारी खबरें फिर आपको समझ में आएंगी। तो द ड्राफ्ट सीड बिल 2019 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने फाइनलाइज़ किया था, और इसके तहत जो फाइनलाइज द ड्राफ्ट सीड बिल इन 2019, इट एम्स टू फॉस्टर कंपटीशन को फॉस्टर करना था कि सीड्स के क्षेत्र में सब सुधार हो सकें। सो इट एम्स टू फॉस्टर कंपटीशन बाय अमेंडिंग द सीड एक्ट 1966 एंड सीड रूल्स 1968। बिल की हाइलाइट्स क्या हैं, इसको करना क्या था कि इट वाज टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ मॉडर्न, हाई क्वालिटी, कटिंग एज सीड टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स, कि विश्व के मुकाबले अगर हमें यील्ड ले जानी है तो भारत के किसान को भी बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही हाई क्वालिटी और बिल्कुल कटिंग एज सीड टेक्नोलॉजीज़ मुहैया होनी चाहिए। जैसे पहले जो सीड टेक्नोलॉजी के विषय में आपने HYV सीड दिया 1960s में, तो किसानी में क्या बदलाव आया देखा। तो अब माना जा रहा था कि अब समय बहुत दशक बीत गए, अब इस समय की जो मॉडर्न, हाई क्वालिटी, कटिंग एज सीड टेक्नोलॉजी हैं हमारे किसानों को भी मिलनी चाहिए। तो वही इसका एक मेन, ये इंश्योर करना इसका मेन काम था। सो इट वाज टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ मॉडर्न, हाई क्वालिटी, कटिंग एज सीड टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स विच विल हेल्प देम इन एनहांसिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये किसानों को अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसको कैसे किया जाना है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे गए। सबसे पहली चीज़ जो इसमें रखी गई वो था फॉर्मेशन ऑफ सीड कमेटी। इस कानून, अगर ये कानून बनता तो इस कानून के सारे प्रावधान जो हैं उन प्रावधानों को इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है इफ़ेक्टिवली, तो उसके लिए कोई बॉडी चाहिए थी। वो बॉडी होगी सीड कमेटी। तो पहली चीज़ है इसमें सीड कमेटी का प्रावधान आया। विरोध क्या है क्या नहीं वो भी हम करेंगे अभी। सो द फॉर्मेशन ऑफ सीड कमेटी, तो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैंडेट देता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू reconstitute
अ सेंट्रल सीड कमेटी, पहले के कानून के तहत सीड कमेटी एग्जिस्ट करती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नए सिरे से उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहती थी कुछ और नए सदस्य और एक्सपर्ट्स के साथ। यहीं पर विरोध भी आया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल सीड कमेटी, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड होती है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल प्रोविजंस, जिसका काम था कि बिल प्रोविजंस को वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे। ये पहला प्रावधान ड्राफ्ट सीड बिल 2019 के तहत, बाकी के प्रोविजंस में लिखता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सीड बिल 2019 के ड्राफ्ट का, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटीज़। ये पॉइंट कहता है, ये बिंदु कहता है, ऑल वेराइटीज़ ऑफ सीड्स फॉर सेल, तो जो भी सीड्स सेल के लिए आएंगे बाज़ार में, बिकने के लिए बाज़ार में आएंगे, हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड के लिए, उन्हें वो प्रिस्क्राइब किए गए मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर फॉर इंस्टांस, अगर कोई ट्रांसजेनिक वैरायटी है, मतलब आपने कोई हाइब्रिड वैरायटी बना दी है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, तो ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ सीड्स रजिस्ट्रेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उस बीज के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना है रजिस्ट्रेशन करा के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। क्यों? वो ट्रांसजेनिक बीज वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ की हवा पर, दूसरे जीव जंतुओं पर, पानी पर, पूरी इकोलॉजी पर क्या असर डालेगा, ये स्टडी करना ज़रूरी है। तो ऐसे में जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो फिर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक सीड्स के मामले में, कि ये कहीं फूड चेन को इम्पैक्ट तो नहीं करता, ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी को इम्पैक्ट तो नहीं करता नेगेटिवली, ये जीव जंतुओं को नुकसान तो नहीं पहुंचता था नेगेटिवली। ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा और इसीलिए फिर उसे स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सर्टिफिकेट लेना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, दिस कैन ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू सीड कंपनीज। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सीड कंपनीज हैं वो अकाउंटेबली बिहेव करें, मतलब वो जवाबदेह हों जनता के प्रति। इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रोमिसेस उस सीड में किए गए हैं कि इतनी यील्ड आएगी, इस क्वालिटी की क्रॉप होगी आपकी, वो यील्ड का अमाउंट, वो क्रॉप की क्वालिटी, और जो बताया गया है कि ये इस लेवल तक ड्रॉट रेजिस्टेंट है या टेम्परेचर को टॉलरेंट है या फिर पेस्ट या डिजीज़ रेजिस्टेंट है, किसान को उतना दिखनी चाहिए, वो चीज़ वो होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कंपनी इंश्योर क्यों करेगी किसी सीड में? वो तब इंश्योर करेगी जब उसको एक सिस्टम ऑफ कंप्लायंसेस के वाया गुजरना पड़ेगा। और सिस्टम ऑफ कंप्लायंसेस में कंप्लाई किस चीज़ से करना है? जो आपको स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ के पास आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, लेबोरेटरी एविडेंसेस के साथ, कि जो जो हम दावा कर रहे हैं वो चीज़ें इस बीज में हैं। और फिर वो अथॉरिटी उसको देखेगी कसौटी पर खरा उतार के कि ऐसा है कि नहीं, टेस्टिंग्स होंगी उनकी, उसमें अगर पाया जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से कंपनीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा गया है, जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे और वो स्टैंडर्ड्स अलग अलग बीजों को ध्यान में, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को ध्यान में रख के तैयार किए गए स्टैंडर्ड्स होंगे, जिसके तहत अलग अलग कानूनों में अलग अलग संस्थाओं के वाया आपको अनुमति लेनी है। तो फिर इंडस्ट्रीज़ का इससे कंसर्न पैदा होगा, एक कंपनीज़ का इससे एक कंसर्न होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो बीज हैं, हमने इतने लंबे समय तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, फिर हमने सीड को ब्रीड किया, फिर हमने जा कर के उसकी वेराइटीज़ प्रिपेयर की, ब्रीडर सीड फाउंडेशंस एंड देन नेक्स्ट सीड्स, तो हम रजिस्टर्ड सीड्स की लेवल तक आए जिसके बाद वो सर्टिफाइड हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, हमारा ख़र्चा आता है, ये सारी चीज़ें, और उद्देश्य ये है कि हम समय से उसे लॉन्च करें बीज को। अगर नहीं हो पाया तो उसे स्टॉक करके रखने का, उसे बीमारियों से बचा देने का, उसे मैनेज करने का हमारा उल्टा ख़र्चा आता है बहुत। तो इसके लिए अगर आप ऐसा नियम बना रहे हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं और हमें अलग अलग वैरायटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अलग अथॉरिटीज़ के वाया अगर रजिस्ट्रेशन लेनी है,
तो फिर आप ये इंश्योर भी करिए कि एक टाइम बाउंड मैनर में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंस्टॉल करिए कि जिस दिन एप्लीकेशन किया गया है उसके बाद इतने दिन के अंदर इन एनी मैनर रजिस्ट्रेशन होके सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप टाइम बाउंड टाइम फ्रेम कवर तय करिए। ये रिकमेंडेशन आई थी कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिंगर हुआ, प्रोलॉन्ग हुआ, तो कंपनियां डिमोटिवेट होंगी, इंडस्ट्री डिमोटिवेट होगी, फिर इस फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, बेहतर सीड्स नहीं बनाए जा पाएंगे और एक तरह से बाबूशाही हावी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप डिले करते चले जा रहे हैं उस चीज़ को। तो वो तो अपना आपने अकाउंटेबिलिटी की वजह से रजिस्ट्रेशन का नियम रखा, पर वो तो अपना पर्पस ही डिफाई कर गया कि अब तो बीज ही नहीं, हम मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे कंपनियों को, बीज ही नहीं बन रहा, इनोवेशन ही नहीं हो रही, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि मेक द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टाइम बाउंड, कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाइए, समय से हमें रिजल्ट मिल जाए कि हमारा बीज रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें पता चल जाए। सो ये सेकंड पॉइंट था, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटीज़। एक बार कंटिन्यूटी में पढ़ देता हूँ। ऑल वेराइटीज़ ऑफ सीड्स फॉर सेल हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू मीट certain prescribed minimum standards. For instance, transgenic varieties of seeds registration is to be obtained under the Environment Protection Act 1986. This can bring greater accountability to seed companies. Industry recommendation क्या है? Make the registration process time bound. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्जम्पशंस, पॉइंट नंबर 3। तो कई तरह की एग्जम्पशंस भी इस ड्राफ्ट बिल में दी गई थी। वह एग्जम्पशंस क्या थी? बिल एग्जम्प्ट फार्मर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ वेराइटीज डेवलप्ड बाय देम। अब किसानों ने अपने खेतों में कोई बीज बनाया है, बीज तैयार किया है, तो वो बीज जो उन्होंने तैयार किया उस बीज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म में, इट इज़ अ फार्म सीड। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर कराए। तो किसानों पर ये बाउंडेशन नहीं ला दी हमने, वरना किसान से हम उसकी अपनी फसल से जो उसने बीज बचाया है, जो अपना बीज उसके पास पड़ा हुआ है, हम उसे मजबूर कर देंगे कि फिर वो पूरी तरह से बाज़ार अधीन हो जाए। हम ये नहीं कर सकते हैं। हम किसानों का खर्चा और बढ़ा देंगे कि वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाए, जबकि वो आराम से पहले कंफर्टेबली अपना बीज यूज़ कर सकता था। ऐसे में हम उसका खर्चा बढ़ाएंगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ाएंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का समय उसका लगेगा, ये समय बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो अप्रूवल ही ना मिले उसे, तो उसे कंपनियों की सीड के वाया ही जाना पड़े। ये सब चीज़ों से किसानों को बचाया गया है। किसान का जो बीज पे हक है, अपना खेती पे जो उसका हक है, पहला हक तो उसी का ही है और वह हज़ारों सालों से बीज बनाता आ रहा है, उसे पता है बीज कैसे बनता है। उसके इस हक को इंटैक्ट रखा गया है, उसकी इस फ्रीडम को इंटैक्ट रखा गया है। So, the bill exempt farmers from obtaining registration of varieties developed by them. However, इसमें एक पॉइंट है, वो क्या? अब अगर ऐसे में वो किसान उस बीज को बेचता है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करानी है, क्योंकि अब वो बाज़ार में ले आया ना बीज, तो अब तो रजिस्ट्रेशन करानी है उसे। क्यों करानी है? क्योंकि वो उसने अपना बीज उगाया, वो अपना अच्छा बुरा जान रहा है और वो उस बीज को इस्तेमाल कर रहा है। फसल अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत कम हुई है, नुकसान हुआ है, तो वो अपने सुधार कर लेगा, अगली बार उसे पता है कि मुझे बीज कहाँ से लेना है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर उसके उगाए हुए बीज के कारण दूसरे किसानों को नुकसान हो जाए, ओवरऑल खेती का नुकसान हो जाए। ये फिर मैटर उसका पर्सनल नहीं रह गया, ये मैटर देश का हो गया, फूड सिक्योरिटी का मैटर है, नेशनल इनकम का मैटर है, फार्मर्स की इनकम का मैटर है, रूरल स्टेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट का मैटर है और न्यूट्रिशन का मैटर है। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है ये। तो इसीलिए यहाँ पर नियम ये बनाया गया है कि अगर फिर आप अपने फार्म सीड को, उगाए हुए सीड को बेचने की इच्छा रखते हो, तो फिर आपको उसे रजिस्ट्रेशन के वाया ले जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सो हाउएवर इफ़ द फार्मर सेल्स सच सीड्स फॉर अ मॉनिटरी कंसिडरेशन, अगर वो इसे बेच रहा है मॉनिटरी कंसिडरेशंस के लिए, देन दैट सेल टू बी रजिस्टर्ड, तो फिर उसे आपको रजिस्टर कराना है। ओके, लेकिन कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर भी फार्मर्स को छूट है बहुत सी। वो कैसी छूट है? फार्मर्स आर आल्सो अलाउड टू सो, एक्सचेंज और सेल देयर फार्म सीड्स एंड प्लांटिंग मटीरियल without having to conform to the
prescribed minimum limits of germination, physical purity and